नमस्कार दोस्तों। यूं तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब करीब 16 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी है। अभी एक सप्ताह पहले पटना में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक में उन 100 सीटों पर चर्चा हुई जो 100 सीटें बीजेपी के लिए कमजोर सीटें मानी जाती है, जहां बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है या जहां बीजेपी कभी जीती है कभी हारी है। 2014 और 19 में वो सीटें जो बीजेपी के लिए मायने रखती थी लेकिन बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई, वो सीटें भी 100 सीटों में शामिल थी। अब बीजेपी 60 और सीटों के लिए हैदराबाद में मीटिंग करने वाली है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता विस्तारकों के साथ, जो पार्टी के विस्तारक होते हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, उन्हें ट्रेंड करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और 160 सीटों का जो बीजेपी ने टारगेट रखा है, जहां बीजेपी की जिसे कमजोर सीटें मानी जाती है या जिन सीटों पर बीजेपी इस बार 2024 में अपनी मजबूती दर्ज कराना चाहती है, उन सीटों पर बीजेपी काम कर रही है। यह बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए 16 महीने 18 महीने पहले से क्यों काम कर रही है, इसकी वजह स्क्रीन पर इस बोर्ड में आप देख पा रहे हैं। और आज से एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राज्यों के हिसाब से वहां की राजनीति, वहां की सीटें, वहां की गोलबंदी, वहां की मोर्चेबंदी, वहां के आंकड़े, वहां के समीकरण, तमाम चीजों को विस्तार से मैं समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। और कई बार अलग अलग राज्यों के राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे, ताकि आप आंकड़ों के नजरिए से समझें किस राज्य का समीकरण क्या बन सकता है, क्या बिगड़ सकता है। बीजेपी अगर 2024 में जीतेगी तो उसके लिए बीजेपी अभी से क्या कर रही है, और बीजेपी अगर फंस सकती है तो कहां कहां फंस सकती है। विपक्ष के लिए कौन सी चाल होगी जो मोदी के लिए नुकसानदेह या मोदी के लिए मुसीबत बन सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी की चिंता 2024 की क्या है, बीजेपी की चिंता खास करके 4 राज्यों को लेकर है। वो 4 राज्य मेरे स्क्रीन पर लिखे हैं इस बोर्ड पर: बिहार, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और ये 4 राज्य बीजेपी की चिंता क्यों है? क्योंकि ये वो 4 राज्य हैं जहां बीजेपी को 2019 के चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। इस बार इन 4 राज्यों के समीकरण बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि मोदी कहां कहां फंस सकते हैं। तो बीजेपी अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी को नुकसान होगा, जिसका डर बीजेपी को है, उसकी भरपाई के लिए ही बीजेपी 160 सीटों पर अभी से मंथन, चिंतन और मजबूती की बुनियाद तैयार करने में लगी। उन 160 सीटों पर बाद में बात करेंगे, पहले मैं बता दूं वजह, और उसके बाद हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनको कनेक्ट करिए। अजीत द्विवेदी जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, भास्कर में रहे हैं, कई अखबारों में रहे, अभी नया इंडिया अखबार के संपादक हैं। अजीत जी राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, मैं भी अजीत, वो भी अजीत। तो इन 4 राज्यों में क्या होने वाला है जिससे बीजेपी का डर है, संक्षिप्त में बताऊं और उसके बाद अजीत जी से भी बात करूंगा। और बीजेपी कभी अभी से 160 सीटों के लिए गोलबंदी या मोर्चेबंदी क्यों कर रही है और वो सीटें कौन से हैं, ये भी आगे भी बताएंगे। आज से सिलसिला शुरू हुआ है। बिहार में चूंकि 40 सीटें हैं, 40 में बीजेपी को पिछली बार जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी बीजेपी को, उसकी वजह जेडीयू के साथ बीजेपी थी। 40 में से 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी, जिसमें 16 सीटें नीतीश कुमार और 17 सीटें बीजेपी। अब एनडीए से अलग हो गए जेडीयू, तो यहां बीजेपी को लगता है कि जेडीयू जो सीटें जीती थी उन सीटों पर इस बार बीजेपी की मुसीबत। वैसे बंगाल में पिछली बार 18 सीटें बंगाल में बीजेपी ने जीती, इस बार बंगाल में बीजेपी की वैसी स्थिति नहीं हो सकती है, ऐसा बीजेपी के नेताओं को लगता है। ऐसे ही अगर कर्नाटक की बात करें, 28 में से 25 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। यह मैं बात करूं 2019 की। यहां भी बीजेपी को चिंता है कि इस बार कर्नाटक में वो स्थिति नहीं होगी। उसकी वजह है वहां नया गठबंधन बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है अगर कुछ दल मिल गए जो पिछली बार अलग लड़े। इस पर विस्तार से आगे बात करूंगा, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊं। महाराष्ट्र 48 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी पिछली बार 23 जीते थी। इसकी वजह बीजेपी की 23 जीतने की थी, पिछली बार
सेना और बीजेपी साथ लड़ी थी। कांग्रेस की हालत ये थी कि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, कांग्रेस एनसीपी साथ। इस बार ये आकलन, अनुमान है, कयास है कि कांग्रेस, एनसीपी और सेना साथ लड़ सकती है, तो बीजेपी को यहां भी बहुत मुश्किल होगी। इन मुश्किलों का बीजेपी को अंदाजा है, इसलिए बीजेपी अभी से कमजोर, हारी हुई, कभी नहीं जीती हुई, या कभी एक बार जीती 14 में या उसके पहले, उन सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। और वो कौन सीट है आगे बताएंगे, उससे पहले जरा अजीत जी को एक बार हम शामिल करते हैं। आज से हम चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, अजीत द्विवेदी, मैं सिर्फ दर्शकों को एक पहली इस शुरुआत में ये एक मुकम्मल तस्वीर बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी, हालांकि ये एक खास बात भी है कि चुनाव में अभी 16 महीने बाकी हैं और बीजेपी 4 महीने पहले से उसकी तैयारी कर रही है, मतलब 18-19 महीने से बीजेपी उसकी तैयारी कर रही है। तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति है, उसका स्टाइल है। तो अब क्या लगता है अजीत जी, जिस ढंग से बीजेपी 160 सीटों को टारगेट करते हुए पटना में मीटिंग, हैदराबाद में मीटिंग, उसकी वजह यही है, कुछ और है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अजीत जी। आप कर रहे हैं, कर दिया। वजह यही है जो आपने बताई अभी, आपने बहुत अच्छे से और विस्तार से क्या मतलब अच्छे से समझा दिया संक्षेप में ही। वजह यही है कि बीजेपी को, क्या पहले बीजेपी ने 144 सीटों का टारगेट किया था। वो ऐसी 144 सीटें जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी, दूसरे नंबर पर रही थी या तीसरे नंबर पर रही थी। पिछली बार जो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और 144 सीटें वो हार गई थी। टोटल ये इस तरह का समीकरण था कि 450 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, बाकी उसके अलायंस पार्टनर लड़े थे। उसमें से जो 144 सीटें बीजेपी हारी थी, उसको उसने लक्ष्य बनाया था कि इन 144 सीटों में से, और आप देखिए कैसा एम्बिशियस प्लान था बीजेपी का, अभी भी है, वो था कि अभी भी है, कि उन 144 सीटों में से इस बार कम से कम 90 सीटें जीतनी है। ऐसा बीजेपी का लक्ष्य है कि 90% सीटें जीतनी है, 90 नहीं 90% सीटें। ये 2014 के बाद भी बीजेपी ने इस तरह का प्रयोग किया था, और 2014 में बीजेपी जितनी सीटों पर हार गई थी, उन सीटों में से उसने प्रयास करके कोई 60-70% सीटें जीती दोबारा 2019 में। तो अभी उसने लक्ष्य रखा था कि ये हारी हुई 144 में से 90% सीटें हमको जीतनी है। एक तो पहला ये था 144 सीट का। उस बीच क्या हुआ कि जेडीयू के साथ अलायंस टूट गया बिहार में। तो जेडीयू के साथ अलायंस टूटने का मतलब यह हुआ कि अब बीजेपी को उन 17 सीटों पर भी चुनाव लड़ना है नए सिरे से, जहां पिछली बार जेडीयू लड़ी थी। वो 17 सीटें बढ़ गई उस किटी में, जो 144 की किटी है ना, उस 44 में 17 सीटें बढ़ गई वहां बिहार में। अच्छा, इसी तरह से जब आप महाराष्ट्र में देखें, अभी आपने बताया महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था शिवसेना के साथ, तब शिवसेना में विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन शिवसेना के साथ लड़ा, तो उसके साथ 22 सीटें शिवसेना ने लड़ी थी। तो उसमें से 17 सीटें जीती शिवसेना ने। अब 18 जीती शायद, हाँ 18 सीटें जीती, तो उस पर उनके ऊपर भी अब बीजेपी को काम करना है। लेकिन अभी जो आप 160 कह रहे हैं, वो 144 से 160 इस वजह से हुई क्योंकि बिहार की 16-17 सीटें उसमें जुड़ गई। उसके बाद दूसरा प्लान है बीजेपी का, वो 160 के बाद 204 सीटों का है। उसमें महाराष्ट्र की सीट भी शामिल हो गई और ऐसी सीटें भी शामिल हो गई जिन पर बीजेपी पिछली बार बहुत कम अंतर से जीती है। जैसे झारखंड की अभी इस समय हम ऑफन आप कहेंगे 2 सीटें ध्यान आ रही हैं, जहां एक सीट पर 2000 वोट से बीजेपी जीती थी, अर्जुन मुंडा की सीट है खूंटी, और दूसरी सीट लोहरदगा की है, वहां 8000-9000 वोट से जीती थी। तो ऐसी जो कम अंतर से जीती सीटें उनको भी शामिल किया, तो वो फिर आंकड़ा पहुंच गया 204 सीटों का। तो बीजेपी अभी हारी हुई, सहयोगियों की जीती हुई और अपने कम अंतर से जीती, ये 3 तरह की सीटों को एक साथ करके उसने 204 सीटों का एक आंकड़ा बनाया है। अभी हम 160 सीटों की जब बात करेंगे तो अभी 90 सीटों पर बिहार में चर्चा हुई है। पार्टी के विस्तारकों की, और उस विस्तारकों की बैठक का नेतृत्व कर रहे थे ये जो वहां के संगठन के जुड़े लोग हैं, मतलब जो लोग पॉपुलर चेहरे आप नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ऐसे जिम्मेदारी बीएल संतोष की है मुख्य तौर पर, लेकिन विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये सब लोग थे वहां। नहीं, तो वो बता रहे हैं कि ये ऐसे चेहरे हैं जो आपको पॉपुलर पॉलिटिकल चेहरे नहीं है जो चुनाव कैंपेन में जाते हैं। ये जो बैठक विस्तारकों की बैठक थी, ये विस्तारक जैसे आपने कहा ना, ये विस्तारकों की बैठक थी। तो विस्तारक वो लोग होते हैं जो नींव की तरह होते हैं, मकान के नींव की तरह, वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे वहां शिव प्रकाश जी भी थे और
राजेश वर्मा, आपने हम लोग भी बहुत कम लोग जानते हैं कि वो राजेश वर्मा भी हैं जो विस्तारकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिनको दी गई है। तो इस तरह के भी लोग तो ऐसे इस तरह के लोगों से विस्तारक, आप अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो मैं विस्तारकों के बारे में जरा बताऊं। नहीं, मैं 1 मिनट आता हूं, जरूर बताइएगा, जरूर बताइए। 1 मिनट जरा एक जानकारी सिर्फ ऐड कर दूं, क्योंकि ये मोटे तौर पे जानकारी थी। अब आते हैं जो मैंने कहा कि कहां कहां फंस सकते हैं और ये क्यों बैठक हुई, ये दर्शकों को थोड़ा समझ में आए आंकड़ों के हिसाब से। और उसमें खास बात यह है कि विपक्ष के लिए क्या सीखने की बात है। विपक्ष का अभी कुछ नहीं पता, किसकी गोलबंदी, किससे गठबंधन। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बाकी राज्यों से कोई खबर नहीं है। लेकिन बीजेपी कैसे अभी से तैयारी कर रही है कि जहां झटका लगेगा उस झटके से उबरने के लिए हम क्या करेंगे। तो चूंकि विस्तारकों की बात है, बिहार में अभी बैठक जो हुई है 21 दिसंबर को पटना में, तो अब जैसे बिहार में क्या स्थिति बदल गई। बीजेपी लड़ी पिछला चुनाव जेडीयू और आरजेडी, माफ करें, जेडीयू के साथ। उसका फायदा बीजेपी को यह हुआ, पासवान की भी पार्टी, तो उसका फायदा हुआ बीजेपी को कि बीजेपी 17 सीटें खुद जीती, लेकिन 16 जेडीयू, 40 में से 39 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत गई। 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली, मतलब 40 में 39, ये स्ट्राइक रेट। अब बीजेपी को लग रहा है जेडीयू और आरजेडी के साथ आने से 16 तो जीती हुई सीट थी, बिहार की राजनीति, बिहार का समीकरण बदल सकता है। दोनों का वोट बैंक और उसके लिहाज से देखें, यही चिंता बीजेपी की है। तो जो जानकारी हमें मिली, बाकी आप उसमें ऐड करिएगा, कि बिहार में 10 ऐसी सीटों को अभी बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया, जीती सीटों के अलावा, जिस पर बीजेपी 14 में जीती थी या उसके पहले जीती थी, या बीजेपी को अच्छा वोट मिला, 19 में जेडीयू के खाते में चला गया, उन सीटों का। तो जो नाम आया पटना की बैठक से, जो मेरे पास जो जानकारी आई उसके मुताबिक, जिन सीटों पर बिहार में बात हुई उसमें है। हालांकि उन सीटों से पहले एक और चीज बता दें, जो मैंने जो जानकारी मिली कि जो बिहार की बैठक में जिन सीटों पर बात हुई, जिन सीटों के लिए बात हुई है, उसमें बंगाल, चूंकि बंगाल पिछली बार मैंने आपको बताया कि बंगाल में 18 सीटें बीजेपी जीती थी, 24 सीटें बीजेपी बंगाल में टारगेट करना चाह रही है, उस पर बैठक हुई है। महाराष्ट्र की 11 सीटें, जिस पर पटना की बैठक में बात हुई। बिहार की 10 सीट, जिसमें पटना की बैठक में बात हुई। यूपी की 10, और अभी आपको पता होगा कि यूपी में, ऐसे भी यूपी में 10 सीट पिछली बार मायावती जीत गई थी, क्योंकि मायावती और सपा साथ लड़े थे। इस बार मायावती अलग है, इसलिए यूपी की स्थिति आज की तारीख में देखें तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर 2014 देखें, बीजेपी और उनके साथ अपना दल मिला के 73 सीटें मिली। तो इस बार बीजेपी यूपी में भी कुछ सीटों को आइडेंटिफाई करके अभी से मजबूती से, जहां नहीं जीती है कभी, उन सीटों पर बीजेपी मजबूती से अभी से तैयारी कर रही है। भारत ये सीट है, उसके अलावा असम और बाकी जगहों की सीट है। असम की जो जानकारी मैंने देखी कि असम की 5 और तेलंगाना की 5 सीट, ये सीट है जिन पर पटना की बैठक में चर्चा हुई। अब आते हैं, उसके बाद अजीत जी आपके पास आऊंगा, चूंकि आपने बिहार की बात की। उसके बाद आते हैं कि जो बिहार की 10 सीटें जहां बीजेपी अभी से टारगेट कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता बिहार की है। बिहार में 40 में से 39 गठबंधन को मिलना, और इस बार क्या होना, क्योंकि वो गठबंधन एनडीए इस बार नहीं, गठबंधन मतलब एनडीए की बात कर रहा हूं। अब आते हैं बिहार, ये थोड़ा प्रैक्टिस में टाइम लगेगा अभी। बिहार 40 सीटें कुल, बीजेपी 17 अपने दम पर, मतलब बीजेपी के पास 17 सीटें हैं, इसमें से 16 जेडीयू, यही चिंता है। अब कहा जा रहा है बिहार में, उसके बाद आप बताइएगा, बिहार में कटिहार, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, झंझारपुर, वैशाली, ऐसी 10 सीटें हैं। इनमें कुछ सीटें मैंने देखी जो 2014 में बीजेपी जीती, अच्छे वोट बीजेपी को मिले। 2019 में बीजेपी से वो सीट चली गई जेडीयू के खाते में, और उसके पहले कभी जीती। तो इस पर विस्तार से दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वापस लौटते हैं
अजीत द्विवेदी के पास। आप विस्तारक की भी बात कर रहे थे अजीत जी, और यह भी जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं कि सिर्फ यह कह देना कि ईवीएम से जीत गए, ऐसे जीत गए, वैसे जीत गए, यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है। अजीत जी। हाँ, ये तो सारी विपक्षी पार्टियों को ये सीखना चाहिए। हम और आप 16 महीने पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने 20 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये विपक्षी पार्टियों को भी ये सीखना चाहिए। वही विस्तारक की जो बात है ना, वो इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि अभी मैक्रो प्लानिंग भी नहीं की है अपोजिशन ने, और बीजेपी माइक्रो प्लानिंग में चली गई है। एकदम बारीकी से, एकदम सूक्ष्म स्तर पर बीजेपी काम कर रही है। ये जो विस्तारक होते हैं, ये इन विस्तारकों का कॉन्सेप्ट गुजरात से लेकर के आई है बीजेपी। पहले संघ में विस्तारक होते थे, बीजेपी ने पार्टी के विस्तारक बनाए हैं, और अभी भी जो 160 सीटें हैं, हर सीट के लिए एक विस्तारक नियुक्त किया गया है। वो विस्तारक उस लोकसभा सीट की सारी प्लानिंग को देखेगा। हर लोकसभा सीट में एक विस्तारक होगा और वो उस लोकसभा सीट की प्लानिंग देखेगा। और दूसरी बात, जो ये विस्तारक होते हैं, उसके नीचे जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट है, ये भी गुजरात का कॉन्सेप्ट है। वहां वो पन्ना समिति बनाती है बीजेपी, और पन्ना समिति का जो प्रमुख होता है वो पन्ना प्रमुख होता है। आपने देखा होगा हर चुनाव बाद में अर्ध पन्ना प्रमुख भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक पन्ना भी ज्यादा हो गया। एक पन्ने का मतलब 25-30 नाम होते हैं, उसका एक प्रमुख बिल्कुल होता है। उससे भी आधे में एक दूसरा, 2 प्रमुख हो जाएंगे एक पन्ने में। और आपने देखा होगा कि हर चुनाव के पहले अमित शाह जाते हैं और उस प्रदेश में जो सबसे बड़ा स्टेडियम होता है, वहां पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होता है, जिसको वो उसको संबोधित करते हैं। तो ये जो पन्ना प्रमुख होते हैं, ये हर पन्ना प्रमुख के जिम्मे 5 या 6 परिवार होते हैं। और वो जो पन्ना समिति होती है, उसमें बीजेपी की कोशिश होती है कि हर परिवार जो एक पन्ने पर जिनका नाम है, उस परिवार का एक एक सदस्य उस समिति में शामिल हो। मतलब एक पन्ने पर अगर 30 नाम है और 6 परिवार हैं, तो 5 परिवार का एक एक आदमी उस पन्ना समिति में हो, फिर एक पन्ना प्रमुख हो। वो इस बारीकी से अभी भी जो चर्चा हुई है पटना में या हैदराबाद में, वो इस तरह से चर्चा हुई है कि वहां विस्तारकों का प्रशिक्षण हुआ, और उन विस्तारकों के प्रशिक्षण के बाद अब वो विस्तारक जा करके, और जो पन्ना प्रमुख हैं वो पन्ना समिति का गठन होगा, फिर पन्ना समिति में जो पन्ना प्रमुख है उनका प्रशिक्षण होगा, और उनको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इन जो कमजोर सीटों पर हमारा वोट बढ़ाना है। और इसका जो दूसरा लेवल था, जो अभी 160 सीटों के चक्कर में जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो ये है कि बीजेपी ने 74,000 कमजोर बूथ आइडेंटिफाई किए हैं। तो उन कमजोर बूथ्स पर बीजेपी ऑलरेडी काम कर रही है। और यहां से जो बीजेपी की टीम है, दिल्ली में जो बैठती है, पार्टी मुख्यालय में जो बैठती है, जो सर्वे करने वाली टीम है, उस टीम ने वो आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये नहीं है कि वो प्रदेश कमेटी से आई है या जिला कमेटी से आई है। यहाँ दूसरी उल्टी गंगा बह रही है, ऊपर से जो है गंगा जी नीचे जा रही है, मतलब जो सीधी होती है गंगोत्री से जा रही है यहाँ दिल्ली में बैठ करके, और यहाँ प्लानिंग हुई है कि 74,000 बूथ है। और वहां उस बूथ में जो भी विधायक है उस विधानसभा सीट का या जो भी लोकसभा सीट का है, उसको उसकी सूची भेजी गई है, और उनको कहा गया कि ये कमजोर हैं, क्यों कमजोर हैं, उनको एक फीडबैक फॉर्म भेजा गया है, और उस फीडबैक फॉर्म को भर के भेजने को कहा गया है। और सिर्फ भर के, और वो ऐसा नहीं है कि दफ्तर में बैठ के भर लेना है। यहाँ बीजेपी के मुख्यालय ने जो आप भरेंगे, जिन लोगों से बात करेंगे, जिन लोगों से बातचीत फीडबैक आधार पर आप समझेंगे कि क्यों कमजोर है, उनका फोन नंबर भी पार्टी मुख्यालय को भेजना है कि हमने ये फला आदमी से बात की और इनका ये कहना है कि इस वजह से ये बूथ पर ये कमजोरी है हमारी, तो उसका फोन नंबर भी भेजना है, ताकि यहां से रैंडम फोन करके उसको वेरीफाई किया जा सके। तो ये नहीं हो सकता है कि जैसे पहले पुराने जमाने में कांग्रेस के सदस्य बनाए जाते थे कि वो पूरी सदस्यता रसीद वो काट करके एक साथ और किसी ने भर दी, पैसे भेज दिए, उस तरह का खेल नहीं है। ये फोन नंबर तक मांगे जा रहे हैं, इतनी बारीकी से बीजेपी काम कर रही है। तो आप ये समझिए कि बूथ, कमजोर बूथ पर एक अलग काम हो रहा है, विस्तारक अलग काम कर रहे हैं, उसमें वो पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख बनाएंगे। ये जो पटना की बात हो रही, पटना में जो बात हुई वो हम आपको बता रहे हैं। और क्लस्टर बनाएंगे, तो आप कह रहे हैं ये बिहार क्लस्टर की बात कर रहे हैं जिसमें 10 सीटें हैं, तो बीजेपी का क्लस्टर प्लान है। ये जो तमाम विस्तारक, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, क्लस्टर प्लान, ये सब गुजरात में CR पाटिल जो अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने ये सब इंप्लीमेंट किया इस बार गुजरात के चुनाव में। तो ये CR पाटिल को तभी बीच में ये खबर अभी चली है कल परसों से कि CR पाटिल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो कब बने। लेकिन CR पाटिल का जो संगठन का काम है वो इस तरह से होता है। तो ये सब लोग, तो यही अजीत जी, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि हमारा मकसद अगले 16 महीने के लिए ये है कि राज्यवार, कई बार सीट के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम खुद भी समझेंगे, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं,
कोई ऐसा नहीं है मेरा कि मैं हर जिले हर स्टेट को जानता हूं। मैं भी सीखूंगा, समझूंगा। बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे विश्लेषक, अजीत द्विवेदी हैं और ऐसे 50 लोग अलग अलग स्टेट के, उनसे भी बात करेंगे। मैं भी घूमूंगा और उससे एक आकलन, अंदाजा लगाने की कोशिश जो करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, समझने के साथ कि उस अगले चुनाव के पहले क्या कुछ हो सकता है। बहुत अहम है जो अजीत द्विवेदी कह रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूं। चुनाव बीजेपी कैसे लड़ती है इसको समझना पड़ेगा। जरा सोचिए कि चुनाव होना है 2024 में, अभी से चुनाव में वक्त है और अभी से बीजेपी पटना में मीटिंग कर रही है 19 राज्यों के विस्तारकों की, और उसमें बीएल संतोष जो संगठन महासचिव है, विनोद तावड़े महासचिव है, सुनील बंसल और बाकी लोग वो वहां हिस्सा ले रहे हैं और विस्तारक जिले जिले के हिसाब से वहां पहुंच के और कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से उनकी ब्रीफिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। और बिहार में जो मीटिंग हुई जो 19 राज्यों की, उसमें एमपी, जैसे जो पटना में बैठक हुई है उसमें एमपी, अरे इस पे थोड़ा लिखने की हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाईजान, चलिए कोई बात नहीं। एमपी, बंगाल, लोग कहेंगे हैंडराइटिंग खराब है, हैंडराइटिंग मेरी बड़ी अच्छी है, इस पे थोड़ा देखना पड़ेगा। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा समेत 19 राज्यों की बैठक हुई, 19 राज्यों के विस्तारकों की बैठक हुई बीजेपी के महासचिव, संगठन महासचिव के साथ पटना में। अब जो दूसरी बैठक है, शुरू में मैंने कहा फिर आपको बताऊं ताकि सरद रहे, पता चले कि बीजेपी कैसे काम करती है। दूसरी बैठक जो 28-29 को होनी है उसमें दक्षिण भारत के राज्य, क्योंकि दक्षिण भारत भी है और मध्य भारत भी है और महाराष्ट्र और आगे भी है, क्योंकि बीजेपी की वहां जहां जहां चिंता है वहां के लोगों को बुलाकर ट्रेंड भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी अजीत द्विवेदी ने कहा, उन्हें यह भी बताया जा रहा होगा, यह भी मुझे पता चला कि पटना में जो बैठक है उसमें जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़े थे, तो उनको ट्रेनिंग ये भी दी जाती है कैसे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे वोटर को बूथ तक लाएंगे, कैसे मोदी जी की पॉलिसी पहुंचाएंगे, कैसे प्रोपेगेंडा पहुंचाएंगे, कैसे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट करेंगे, ये सब भी होता है। तो ये बीजेपी की स्टाइल है जिसका जिक्र अजीत द्विवेदी कर रहे हैं। और वो अगर बीजेपी वैसे कर रही है तो सवाल ये उठता है विपक्ष कैसे करेगा अपनी तैयारी, या कैसे कर रहा है अजीत द्विवेदी? विपक्ष की तो हमने पहले कहा कि विपक्ष की अभी मैक्रो लेवल की तैयारी जो है वो भी नहीं शुरू हुई है। जो बड़ी तैयारी होनी चाहिए, बड़ी तस्वीर बनाने की, एक बड़ा जो ढांचा खड़ा करने की तैयारी, वो भी नहीं शुरू हुई है। वो करना होगा। अभी विपक्ष ने कुछ तैयारी नहीं शुरू की है। अगर हम लोग, आप कहें कि हम लोग कुछ सलाह दे सकते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन विपक्ष की कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है अभी तक। विपक्ष की तैयारी वही है जहां अभी हाल में गठबंधन टूटा है बीजेपी का। तो चूंकि वो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और इसकी वजह से विपक्ष वहां इनर्जाइज है। विपक्ष में अभी थोड़ा उत्साह जो है और ऊर्जा दिख रही है, वो वही है जो आप राज्यों के नाम लिख रहे हैं। बिहार में अभी गठबंधन टूटा है, तो गठबंधन टूटने के बाद एक नया गठबंधन आया है जो 7 पार्टियों का गठबंधन है। ये एकदम बड़ी बड़ी बात है, एक अद्भुत सी बात है बिहार के लिए, जहां 7 पार्टियां एक साथ आई हैं। और इन 7 पार्टियां मिलकर के अभी सरकार चला रही हैं। इसमें सारी पार्टी सरकार में नहीं शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टियां सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन 7 पार्टियां इस गठबंधन में है जो बिहार में बना है। तो बिहार में ही एक लग रहा है कि अपोजिशन की कोई तैयारी है। आरजेडी जेडीयू में एक तालमेल हुआ है नया नया, और कम्युनिस्ट पार्टियां उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है। तो वो तैयारी सिर्फ एक मोटे तौर पर वो भी महाराष्ट्र में दिख रही है। जैसा आपने पहले कहा कि शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस एक साथ हैं, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट जो है, तो इन्हीं राज्यों में थोड़ी बहुत तैयारी दिख रही है। कर्नाटक में तैयारी आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होना है मई में विधानसभा का। वो तैयारी, चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है कर्नाटक में, तो लग रहा है कि वहां कुछ अपोजिशन में हलचल है। अन्यथा बाकी राज्यों में बड़ी शांति है। अभी सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, कि अगले साल के जो चुनाव होंगे 10 राज्यों के, उसमें कैसे विपक्ष इवॉल्व करता है। उसके बाद बीजेपी, अभी विपक्ष की तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो उस पर ज्यादा बात करने की चीज नहीं है। बीजेपी की तैयारियों का एक पहलू यह भी है कि बीजेपी ने एक तैयारी ऐसी की है जी कि जितने बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेरना है।
ताकि वो दूसरी जगह न जा सके। अगर कोई अलायंस भी बनता है तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी में घिरे। और आपको ध्यान होगा कि उसमें एक कंस्टिट्यूएंसी बारामती है जो शरद पवार, सुप्रिया सुले, हाँ फोटे है शरद पवार का, जहां वो हारने का कोई सवाल नहीं है, लोग बताते हैं। और शरद पवार की सीट छोड़ दी तो उनकी बेटी जीत रही है। वहां देश की केंद्रीय वित्त मंत्री 3 दिन जाकर के बैठी थी, अभी पिछले महीने वो 3 दिन जाकर के बैठी बारामती में। वहीं से वित्त मंत्रालय चला। उन्होंने पूरे, आप कल्पना करिए कि देश का वित्त मंत्री जब बैठा होगा किसी जगह पर तो वहां क्या हलचल हो रही होगी। वो एक इंडस्ट्रियल टाउन है, बिजनेस टाउन है, तो तमाम बिजनेसमैन, इंडस्ट्री के लोग सब मिल ही रहे होंगे किसी न किसी तरह से। तो वो जो एक पर्दे के पीछे की राजनीति है वो अलग है, लेकिन वित्त मंत्री वहां बैठी, उनको जिम्मा दिया गया है कि अगली बार बारामती सीट जीतनी है। अब अगर बीजेपी ऐसा खेल करती है कि हमको बारामती सीट जीतनी है, तो वो कैसी लड़ाई हो जाएगी शरद पवार के लिए और सुप्रिया सुले के लिए, अजीत पवार के लिए वहां से निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी एक सीट जो है वो छिंदवाड़ा की सीट है मध्य प्रदेश में, जहां से कमलनाथ जीते रहे, अभी नकुल नाथ जीते, वो 9 बार वहां से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। वहां भी एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी लगी, और हमको जहां तक ध्यान आ रहा है वो गिरिराज सिंह की जिम्मेदारी है छिंदवाड़ा में। तो इस तरह की सीटें हैं। आपको याद होगा 1984 में, इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई अमेठी, देखिए अल्टीमेटली अमेठी राहुल गांधी का गढ़ ध्वस्त हुआ, गांधी परिवार का। इस बार कहा जा रहा है रायबरेली पे भी उनका फोकस होगा, और रायबरेली भी उस सीट में है। रायबरेली, मैनपुरी हालांकि उपचुनाव में ठीक है जीत गई डिंपल यादव, लेकिन इस बार वो 10 सीट जहां बीजेपी नहीं जीतती रही है या बीजेपी कभी अच्छा प्रदर्शन किया, वो सीट भी है। तो एक तरह से बीजेपी, देखिए इसको सीखने की बात वही है, जो इसलिए मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, आपने कहा कि वह भी विपक्ष, इसमें कुछ सीखने की बात विपक्ष के लिए हो या ना हो, हमारा काम सलाह देना भी नहीं। मैं तो सिर्फ बीजेपी की स्ट्रेंथ बता रहा हूं, और वही दर्शक को पता चलना चाहिए। मैं बार बार ये कहूंगा, ये ईवीएम और ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं इस थ्योरी में मैं बिलीव नहीं करता हूं अजीत जी। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड में ये कहना चाह रहा हूं कि आप बीजेपी कैसे लड़ती है, इसको भी स्टडी करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो वही आपने बता दी, और सीटें बता दी आपने, मैनपुरी, रायबरेली, इन सब सीटों पर भी नजर होगी। वायनाड में भी राहुल गांधी को वहां, भले जो भी समीकरण हो सामाजिक, लेकिन उनको वहां घेरने की कोशिश होगी। तो आप ये देखिए कि गांधी परिवार का कोई सदस्य लगातार 2 बार चुनाव नहीं हारा है। अगर इस बार कहीं राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई तो कांग्रेस की कितनी ऊर्जा लगेगी उस सीट पर। यह बीजेपी तैयारी कर रही है, और ये काम 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने किया था। जब ये हम लोग सुने उस समय, हम लोग तो उस समय राजनीति इतनी नहीं समझते थे, बाद में हमने सुना कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया, राजीव गांधी और उनके सलाहकारों ने, कि किसी बड़े नेता को संसद की देहरी पर नहीं पहुंचने देना है। और इसके लिए इन आखिरी वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया उतारे गए, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन उतारे गए। तो उस तरह की जो स्ट्रेटेजी थी, बीजेपी एक स्ट्रेटेजी वो भी बना रही है 24 के लिए, कि हर बड़े नेता को, जो सीट कभी बीजेपी नहीं जीतती है, उन सीटों पर उस बड़े नेता को घेर देना है, वहां उसको ऐसी घेराबंदी करनी कि वो वहां फंसे। तो एक तो अपनी कमजोर सीटें, अपनी पिछली बार कम अंतर से जीती हुई सीटें, अपने सहयोगियों की जीती हुई सीटें, अपोजिशन के बड़े नेताओं की जीती हुई सीटें, इन तमाम सीटों पर बीजेपी मेहनत कर रही है। और उसने अभी से 16-18 महीने पहले से उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यही बात बीजेपी को, एक जैसे कहते हैं ना कि विनिंग मशीन है, इलेक्शन मशीन है, 24 घंटे चुनाव पर काम करती है, 24 घंटे चुनाव के लिए सोचती है। इसी को पॉइंट आउट करने की जरूरत है। हालांकि पॉइंट आउट किया जाता है, विपक्ष ऐसी रणनीति कभी बनाए ऐसा देखा नहीं गया। जैसे बार बार इसका जिक्र होता है, चुनाव के नतीजे आए 10 मार्च को यूपी के, 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे थे। चुनाव के नतीजे आए और वो अगले दिन वहां दूसरे राज्य पहुंच गए, जहां वहां 8 महीने बाद चुनाव होना है। ये मोदी और अमित शाह का चुनाव लड़ने का तरीका है। 24 घंटे, एक हिमाचल में बागी हो जाता है कोई एक सीट पर कोई उम्मीदवार, उसको प्रधानमंत्री सीधा फोन करते हैं और अपने रिश्तों का हवाला देकर कहते हैं कि बैठ जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। ये अलग बात है कि आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया, और ये अलग बात है कि उनको बहुत वोट नहीं मिले, लेकिन ये बीजेपी का तरीका है। तो आज से हम एक सिलसिला यही शुरू कर रहे हैं, जिससे हम अलग अलग राज्यों के बारे में हम आप लोगों से बात कर सके और बता सकें कि कहां किन राज्यों में बीजेपी कैसे चुनाव। अब देखो, इधर से किया तो उधर मिट गया, ये भी देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, कहां गया? तो चलिए अजीत जी, आज का मकसद इतना ही था, एक ये संक्षिप्त में।
अच्छी शुरुआत आपने की है। और ये जो है ना, एक हिंदी में कहावत है कि पहले मारे सो मीर। तो पहले मारे सो मीर वाली बात होती है। बीजेपी ने पहल की है, आपने पहल की है, आप, ये अच्छी बात है कि आपने बीजेपी की पहल के साथ साथ अपना भी काम शुरू कर दिया कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप, हम लोग उनको भी देखें और अपोजिशन क्या कर रहा है ये भी देखें। ये अच्छी बात है। अब देखिए, एक इतना मोटा एटलस, हालांकि पिछली बार भी मैंने लिया था 2014 के चुनाव के बाद, अब ये नया एटलस मंगाया मैंने। ये जो पूरी सीटें हैं 543 सीट, हर सीट के बारे में पहले चुनाव से लेकर 52 से लेकर उसके बाद अब तक के आंकड़े। तो अब मैं दर्शकों को सिर्फ कह रहा हूं कि अब से लेकर अगले 16 महीने, और ये भी जिक्र उन्होंने कर दिया अजीत द्विवेदी ने विधानसभा चुनाव का, कि अगले साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने, और वो उसमें 3 बड़े राज्य हैं, 3 नहीं 4 राज्य बहुत मायने रखते हैं। 9 राज्य में हम बड़े राज्यों के नाम लिख देते हैं, बड़े मतलब जहां अहम है, और वो उन राज्यों के चुनाव से बहुत कुछ तय होगा। जैसे कर्नाटक में अगले साल चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा, उसके बाद एमपी में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो ये इसके अलावा तेलंगाना भी लिखिए, तेलंगाना को जोड़िए। और जो एक और इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है अजीत जी, और उसका हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे जब भी लोकसभा चुनाव की बात होगी तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग कि अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। और बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में किसी तरह से चुनाव बना करके हिंदू मुख्यमंत्री बनाती है चुनाव करा करके, तो वो बड़ा गेम चेंजर होगा आगे के तमाम चुनावों के लिए। इसलिए जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहा है अगले साल। इन राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 2024 का मूड दिखाएंगे। तो बहरहाल थोड़ी हैंडराइटिंग की भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत साल हो गए, हम लोग कंप्यूटर के आदी हो गए। बिल्कुल। एक तो हैंडराइटिंग, कलम छूट गया, कागज छूट गया, और दूसरी बात बोर्ड भी अलग है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो ये इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल तो कोशिश यही होगी देखने और दिखाने की। और अजीत द्विवेदी, हालांकि अपना नाम अजीत है इसलिए अजीत जी किसी को कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अजीत द्विवेदी भी अक्सर हमारे साथ होंगे। मैंने उनसे आग्रह किया है, चूंकि एकदम पॉलिटिकल कीड़ा है वो, राज्यवार आंकड़े समझने में, राजनीति समझने में, और उसकी बारीकियों में जाने में उनकी दिलचस्पी रही है। इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट करता रहूंगा वो भी आए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, और दूसरे राज्यों के भी वरिष्ठ पत्रकारों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, और आंकड़ों के हिसाब से, वहां के समीकरण के हिसाब से कुछ वहां की स्थिति, वहां के हालात आपको बता पाए, तो शायद कुछ सार्थक कोशिश होगी। इसी कोशिश में लगा हूं। शुरुआत मैंने थोड़ी पहले की है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अजीत जी, आपको नमस्कार। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।